आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारी टीम गोरखपुर के अंदर एक नई शख्सियत के साथ, जो हमने पीछे एपिसोड में बताया था कि हर बार कोई ना कोई एक नई शख्सियत के साथ जो गोरखपुर से ताल्लुक रखता है वो हमारे साथ हमारा मेहमान होगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, आपका मेजबान। आज हमारे साथ है गोरखपुर के लोकप्रिय नेता कह लीजिए, समाजसेवी कह लीजिए, जनताओं के बीच में बड़े हंसमुख मिजाज के साथ जो रहते हैं। कोई मजलूम, कोई दुखियारा अगर इनके दरवाजे पे आता है तो तत्पर रहते हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जावेद सिमरानी साहब। राजनीति से ताल्लुक है, साथ में समाज से भी ताल्लुक है, बड़ी गहरी पैठ है। यूं कहिए कि जब एजुकेशन पीरियड था, जब पढ़ाई करते थे, तब से ही इनका लगाव रहा है कि समाज के उत्थान के लिए काम किया जाए, और उसी का परिणाम रहा है कि एक विशेष पार्टी से जुड़ करके कोशिश ये रही कि इस समाज को की सेवा की जाए, समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गोरखपुर की सरजमी जिसने बड़े बड़े महारथी दिया, फिर आपकी ये सरजमी रही है। ये नाथ संप्रदाय का ये प्रमुख गढ़ रहा है। रोशन अली शाह की ये भूमि रही है। बड़ी बड़ी सिद्धियां यहाँ रही हैं जी। आप शुरू से इस तरफ आपका रुझान रहा है, समाज सेवा की तरफ। कहां से ये जज्बा पैदा हुआ? शुरुआती एजुकेशन में रहा हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ के दौर रहा हो या फिर राजनीति दौर रहा हो? में हम लोग यही MSI इंटर कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, और जब हमारी हाई स्कूल में ही मैं था, शिक्षा ये अभी इंटर से पहले हाई स्कूल की ही शिक्षा हम लोगों की चल रही थी, उसी वक्त की बात है। और एक हमारे ही समाज के एक शख्सियत है, नाम है उनका, पहले वो बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे थे, जाफर अली जिप्पू था। तो उनके वहाँ आना जाना था हम लोगों का। उन्होंने बताया कि कोई आ रहे हैं घर पे हमारे, आप लोग आइए, मुलाकात कीजिएगा, कुछ बात होगी। इसी तरह से कोई सियासत की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कोई खास मेहमान आ रहे हैं, आइए। तो हम लोग जिप्पू भाई के घर चले गए, तो वहां पर हम लोगों की मुलाकात मान्यवर काशीराम साहब से हुई। किस सन की बात ये? ये लगभग 92-93 की बात है, 93-94। काशीराम साहब से मुलाकात हुई। नहीं, वो सरकार अभी बनी नहीं थी। 92 की बात है, 91-92 की शायद बात, 93 की बात नहीं है, ठीक से याद नहीं है। तो मानवर काशीराम साहब से वही मुलाकात हो गई। काशीराम साहब बहुत लोगों को, ज्यादा नहीं, 20-25 लोग कहे होंगे हम लोग। तो मानवर काशीराम साहब सबको बता रहे थे, समझा रहे थे। तो कुछ अजीब सा जादू उनकी आवाज में, और अजीब सी कशिश थी जो खींचती हुई चली गई। और वही दिन और तारीख है, उसके बाद से हम लोग मानवर काशीराम साहब के साथ जुड़ गए, और जुड़ गए। फिर धीरे धीरे मानवर काशीराम साहब के साथ जुड़ के फिर धीरे धीरे सफर शुरू हुआ, और होते होते ये लोकसभा का चुनाव भी मैं लड़ गया बहुजन समाज पार्टी से। कब 93 से 2024 आ गया, पता ही नहीं चला। धीरे 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 सरकार भी हम लोगों ने 2007 से 2012 की देखी, पूर्ण बहुमत की, और ऐसे चलता रहा। उसी में हम लोग कब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, और कार्यकर्ता से माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देके कब नेता बना दिया, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे धीरे धीरे सफर चलता रहा। हम लोग तो मान्यवर काशीराम साहब के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के, उन्होंने ही सियासी समझ बूझ और सियासत में जो भी मुकाम है वो सब मान्यवर काशीराम साहब की देन। कुछ बहुत अर्ली नहीं हो गया, हाई स्कूल में उम्र रही होगी 14, 15, 16, 17 साल। हाँ। और फिर राजनीति के अंदर प्रवेश कर देना कुछ जल्दी नहीं थी। और जब आप 91-92 की बात कर रहे हैं, ये 90 की अगर हम बात कर लेते हैं कि वो दशक
हाँ 90 के दशक तो की बात। खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा उथल पुथल चल रहा है। एक तरफ बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था 91-92 की अगर हम बात करते हैं, हम लोगों को उतनी तो समझ नहीं थी। अनसर्टेनिटी थी, तो और एकदम कच्ची उम्र, पढ़ने पढ़ाने की उम्र, उसमें राजनीति में इन्वॉल्व हो जाना। अब हम लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए? कौन प्रेरणादायक? साहब ने हम लोगों को जो प्रेरणा दी, साहब ने हम लोगों को जो समझाया, तो साहब ने सरकार बनाने की बात या सियासत की बात नहीं समझाई थी। सरकार ने सामाजिक बात समझाई थी। समाज का उत्थान हो, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है देश को, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की बात साहब ने समझाई थी। और हम लोग सामाजिक परिवर्तन की ही लड़ाई लड़ते लड़ते। ये तो आप कह रहे हैं अब ये बात, लेकिन अगर बहुजन समाज की बात करें तो वो तो दलितों की पार्टी कही जाती है। उनका तो कोर वोट बैंक ही दलित है। उन्होंने कभी तो अल्पसंख्यक की बात की ही नहीं। आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और फिर आप उत्थान की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी समझ है, और आप भी माइनॉरिटी समाज से हैं, और तमाम लोग हैं माइनॉरिटी समाज के, मुस्लिम समाज के लोग। ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी के वर्कर समझा नहीं पाए। ये बात कहा जाए तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता है। मगर आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम ही नहीं किया। नहीं, मगर काम की बात हम नहीं कह रहे हैं। मतलब अल्पसंख्यक के लिए डिवोशन नहीं था, हर जगह उनका बैनर पोस्टर जो भी था वो दलित समाज की बात होती थी। पहला नारा ही था मान्यवर काशीराम साहब का कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इसी नारे पे पार्टी बनी है। क्या बात कर रहे हैं? यही नारा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बेस नारा यही था बहुजन समाज पार्टी का। इसी नारे आज वो बेस कहाँ चला गया? नहीं, वो बेस आज भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक भी काम आप नहीं बता सकते जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक दल ने मुस्लिम समाज के लिए, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए किया। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं, तो सब की सब बहुजन समाज पार्टी ने ही बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में बनी है। नाम अब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को टारगेट करने लगते हैं, भाजपा की सरकार। ऐसा भी कई लोग हमको टेलीफोन करके कई बार कहते हैं। आप टारगेट करने की बात है। अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा मुझको। तो सवाल ही ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का झूठ खुल जाएगा। एक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और उनके नेताओं ने पूरे मुस्लिम समाज को भरमा दिया कि उर्दू अनुवादक एक पद था, उर्दू अनुवादक जो थानों में मिल जाएंगे आपको, कि उर्दू अनुवादक की भर्ती समाजवादी पार्टी ने किया। ये पूरा प्रचारित है, ये झूठ, प्रोपोगंडा, इसको कहते हैं सफेद झूठ। और प्रचार कर दिया, और प्रचार करने के बाद कहते हैं कि हर थाने में हर जगह उर्दू अनुवादक मिल जाएगा, जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने भर्ती किया। ये सफेद झूठ का प्रचार है समाजवादी पार्टी का, सफेद झूठ मैं बता रहा हूं। सरकार सपा बसपा गठबंधन की सरकार की दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार चल रही थी। समाजवादी पार्टी के पास अपने अलग मंत्रालय थे, बहुजन समाज पार्टी के पास अपने अलग मंत्रालय थे। बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही थी, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही थी उस सरकार में। अब उर्दू अनुवादक की वांट निकली, उर्दू अनुवादक की भर्ती हो गई। उर्दू अनुवादक की भर्ती किस डिपार्टमेंट की है? तो सारे डिपार्टमेंट में हुई थी, चाहे वो वन विभाग के मान ले, पोस्ट ऑफिस में मान ले, या आपके जो है पुलिस में मान ले। उर्दू अनुवादक की भर्ती, आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट आप भी जानिए। उर्दू अनुवादक की भर्ती सीधे सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकली थी। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा विभाग से। शिक्षा मंत्री कौन था? डॉक्टर मसूद अहमद साहब। किसके कोटे से थे? बहुजन समाज पार्टी के कोटे से। और बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकार बनी है, या पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, या पिछली कोई भी सरकार रही हो, कोई भी मिनिस्टर
जब तक मान्यवर साहब थे, बिना मान्यवर साहब की अनुमति के, और उसके बाद अब बहन जी, बिना बहन जी की अनुमति के किसी मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है कोई काम कर दे। ये मान्यवर काशीराम साहब उर्दू के जानकार थे। मान्यवर काशीराम साहब अपनी पर्सनल डायरी उर्दू में लिखते थे। मान्यवर काशीराम साहब खत उर्दू में लिखते थे। मान्यवर काशीराम साहब उर्दू पढ़ते लिखते थे, उर्दू से उनको मोहब्बत थी। तो मान्यवर काशीराम साहब के कहने पर डॉक्टर मसूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो वांट निकली उर्दू अनुवादक की, और भर्तियां हुई। उर्दू अनुवादक की भर्ती बहुजन समाज पार्टी की देन है। अब इसको सफेद झूठ बोलती है समाजवादी पार्टी की हमने किया। इसी तरह जो भी काम मुसलमानों के हित में हुआ है इस उत्तर प्रदेश में, मैं 97, 95 और 90% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं। सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में हुए। चलिए, आपने उर्दू को मुस्लिमों से जोड़ दिया जी, लेकिन हम आप ही खारिज भी कर रहे हैं कि काशीराम साहब जो है उर्दू में लिखते थे। जी, उर्दू में उनकी डायरियां होती थी, खतों के दावत उर्दू में होता था। तो फिर ये कहाँ धर्म विशेष से रह गया, समुदाय से कहाँ रह गया? हाँ ठीक है, मैक्सिमम लोग उर्दू में जानकार, ठीक है, मैक्सिमम नहीं 99% लोग उर्दू के जानकार मुसलमान ही ठीक है, कर रहे हैं, मानते हैं इस बात जी। और जितनी उर्दू अनुवादक की भर्तियां हुई हैं उसमें 98% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की भर्तियां हुई हैं। और जो ये माननीय प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मुखिया हैं, ये जो ढिंडोरा पीटते हैं, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी जी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी। मैं एक बात बता दूं, ये उर्दू अनुवादक की भर्ती जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई तब उसको क्यों नहीं याद आया, उसको दोबारा क्यों नहीं किया? चलिए, हम उस पर ही बात करेंगे। अभी एक जो बड़ा ज्वलंत समस्या है, ये बताइए आखिर ये वजह क्या थी कि बहन मायावती जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट की जो बड़ा सक्सेस रहा, जिसके अंदर सतीश साहब थे, नसीमुद्दीन साहब थे, खुद मायावती जी थी। ये बहुत जबरदस्त सतीश मिश्रा जी के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ दलित, ये त्रिकोण चलता था, तो ये खासा जो है लोकप्रिय हुआ और इसकी सफलता मिली। आखिर क्या वजह हुई कि ये पूरी इंजीनियरिंग तोड़ दी गई? ये कहाँ तोड़ी गई है? कहीं नहीं दिख रहे। अगर आप 17 के बाद अगर देख लीजिए, बल्कि 12 के बाद देख लीजिए, जब आपकी सरकार गई है तो उसके बाद सतीश मिश्रा कहीं नहीं दिखते हैं। नसीमुद्दीन हाशिए पर रहे हैं, कभी वो कांग्रेस के दामन थामे, कभी समाजवादी। उन्होंने तो वो तो पार्टी में ही नहीं है, तो उनकी बात क्या करना? तो आखिर वो नहीं है तो उनकी जगह पर कोई दूसरा तो होना चाहिए था। सतीश मिश्रा जी के बारे में बताइए। मिश्रा जी हमेशा पार्टी के साथ है, सारे तो नहीं है, नहीं पहले तो एकदम साथ सारे की तरह साथ होते नहीं, एकदम साथ रहते हैं, आज भी हैं, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। उनका सम्मान है पार्टी में, हमेशा दिखते हैं। और 2012 के बाद से जो आप बात करेंगे, अगर आपने कहा 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी नहीं दिख रही, तो सच बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी ही दिख रही है। अब आपको नहीं दिख रही है, मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी ही दिख रही है। क्यों? हम दिखने की बात नहीं कर रहे, हम इन टर्म्स ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, वोट्स भी बहुजन समाज, सीटें नहीं आ रही हैं, नेशनल पार्टी आप है, आपका विजन बहुत अच्छा है, फिर भी सीट नहीं आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ नहीं आ रही है, आपको मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, सीटें नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है आज भी, आज की डेट में भी, कि कोई 17 पार्टियों के गठबंधन के साथ है मार्केट में, कोई 27 पार्टियों के गठबंधन के साथ है, कोई 13 पार्टियों के गठबंधन के साथ है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना किसी गठबंधन के अकेले मैदान में। ना गठबंधन की तो बात कीजिए ना, क्योंकि गठबंधन का एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है। जब भी गठबंधन की बात आई है, अपना टेन्योर पूरा करने के बाद बहन जी ने साथ नहीं दिया है और वो गठबंधन टूटा है। यही शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग गठबंधन में नहीं आना चाहते इनके साथ। नहीं, लोग इनके साथ नहीं आना चाहते, हमेशा ऐसा हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो गठबंधन,
आधे टेन्योर पे वो खत्म हुआ है, चाहे बीजेपी के साथ रहा हो आधे टेन्योर पे वो खत्म हुआ है। तो गठबंधन का तो धर्म पूरा निभाया ही नहीं गया। नहीं, गठबंधन का कोई धर्म, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए बनी है। हजारों हजार साल तक इसके मान लिया जाए कि हजारों हजार साल अवसरवादी पार्टी रही, अवसर मिला है तो उसको अवेल कर। नहीं, हजारों हजार साल तक हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारे समाज को ठगा गया, हमारे समाज को तमाम अवसरवादियों लोगों ने हमारे समाज का इस्तेमाल किया। तो आज अगर बहुजन समाज पार्टी किसी अवसर को क्यों छोड़ेगी? तो मतलब कोई एथिक का कोई मतलब नहीं है। किस चीज का एथिक्स कुछ नहीं है। अगर हमारा आपका कोई कमिटमेंट होता है तो उसको पूरा नहीं करना। नहीं, एकदम करना है, कमिटमेंट होगा अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं, अब हमारा आपसे जो कमिटमेंट होगा उसको पूरा किए। बहुजन समाज पार्टी अपने कमिटमेंट पे 100% खड़ी उतरती है। ये जो भी कोलिशन गवर्नमेंट आई है क्यों नहीं कंप्लीट करी अपने टेन्योर? नहीं, कौन सी गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया? जो भी कोलिशन में आपके साथ रही है बीएसपी के साथ। जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में कोई भी पार्टी गठबंधन में जब बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार में आती है तो बहुजन समाज पार्टी का अपना विजन क्लियर है। बहुजन समाज रहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं, बहुजन समाज हम जो चाहेंगे वो करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने वसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी सिद्धांतों से समझौता करके सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं है। सिर्फ सरकार बनाने के लिए समझौता करेगी, उसके बाद अपने सिद्धांत पे चलेगी। अपने सिद्धांत पे हमारे सिद्धांत वही बात, सरकार बनाने के लिए वो सिद्धांत हमारे नहीं दरकिनार है, हमारे वसूलों पे एक भी आप दो एग्जाम्पल है। कौन सा बताइए? अब बीजेपी के साथ कोलिशन हुआ वो पूरा नहीं चल सका, आपका एसपी के साथ कोलिशन हुआ वो नहीं चल सका। बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों को दबाया नहीं दूसरी पार्टियों ने, तब तक चला। जब बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों पर आंच आने लगेगी तो बहुजन समाज पार्टी एक सरकार नहीं, ऐसे हजारों मुख्यमंत्री और हजारों प्रधानमंत्री के पद पे मान्य बनेंगी, लात मार के बाद आएंगी अगर बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों से समझौता होगा। बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों, एक मिनट सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी राज्यसभा में थी। बहन जी दलितों के सम्मान में, दलितों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही थी देश में और बोलना चाहती थी। एक बार खड़ी हुई, दो बार खड़ी हुई। जब बहन जी को लगा कि राज्यसभा में रहकर अपने समाज और अपने आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं करने दिया जा रहा है तो बहन जी ने राज्यसभा पे के सदस्य पद को लात मारकर राज्यसभा से इस्तीफा लेकर बाहर चली आई। ये हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पे कभी समझौता नहीं करेगी। और एक बात बहुत ही, अब तो आज बहुत अच्छा वक्त है, हमारी आपकी बात हो रही है और बहुत अच्छा दिन है। 3-4 दिन पहले एक घटना घटी, आपने देखा होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी 3-4 दिन पहले महिला आरक्षण का बिल आया, सबने देखा आया। महिला आरक्षण का बिल आया, मुंह के बल गिर गया, देखा आपने, पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण का बिल मुंह के बल गिर गया, ठीक है, गिर गया। आज ही के 7-8 महीना पहले इसी सदन में उसी सदन में जिस सदन में 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, इसी सदन में 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जीत के गए हैं। उसके बाद की बात कर रहा हूं, 6-7 महीना पहले जो संविधान बचाने के नाम पे गए हैं ठग के हमारे वोटरों को, तो इसी के 6-7 महीने पहले एक और बिल आया था, वो अमेंडमेंट का बिल आया था ना। तो जब महिला आरक्षण का बिल गिर गया और वक्त अमेंडमेंट एक्ट का बिल पास हो गया उसी सदन में, उन्हीं सदस्यों के बीच में, कोई नया सदस्य नहीं आया, कोई नया चुनाव नहीं हुआ। तो आपको ये लग नहीं रहा है कि ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक है? अगर एक ना होती तो महिला आरक्षण का बिल गिर कैसे जाता और वक्त अमेंडमेंट एक्ट का बिल पास कैसे हो जाता? और महिला आरक्षण का बिल क्यों गिरा है? महिला आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी
महिला आरक्षण के बिल के समर्थन में वो पास होना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में नहीं है, वो पास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक्ट मुस्लिम समाज के खिलाफ था। मुस्लिम समाज के लोगों को पूरी तरह से उसके बारे में नहीं समझा पाए थे, नहीं बता पाए थे। मुसलमानों में रोष था, और मुस्लिम समाज बहुजन समाज का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि बहुजन समाज के खिलाफ जो एक्ट पार्लियामेंट में आया वो पास हो गया, और बहुजन समाज के फेवर में जो एक्ट पार्लियामेंट में आया वो गिर गया। और ये कह रहे हैं विपक्ष और पक्ष आपस में कुश्ती खेल रहे हैं। चलिए महिला आरक्षण पर बात करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं कुछ नए मुद्दों के साथ।